हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। देखो, मैं आज आपका एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है। चैप्टर आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस चीज़ों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है आपको, तो इजीली ये आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊँ। अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो हमारी ये मॉडर्न बेस पर आधारित है। जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है उसके आधार पर ये आधारित है। मॉडर्न अप्रोच हमारी क्या कहती है कि साहब जो हमारे अकाउंट हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: कैपिटल, लायबिलिटी, असेट्स, इनकम और एक्सपेंस। अब कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर ये इंक्रीज होती हैं तो वो अप्रोच कहती है कि उनको आप क्या कर दो, क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो आप इनको कर दो डेबिट। अब असेट्स और एक्सपेंस के बारे में मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उनको डेबिट कर दो और डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उनको क्रेडिट कर दो। तो वो अप्रोच आपको ये बताती है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हो। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट पर, देखो एक आपका 3rd चैप्टर है जिसमें हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, यानी कि उसका दोहरा पहलू होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है। हर ट्रांजैक्शन का एक अपना डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट भी होता है। जितने रुपए से आप किसी अकाउंट को डेबिट करते हो आपको उतने रुपए से ही उस अकाउंट को क्रेडिट भी करना होता है। ये बातें आप ऑलरेडी मेरे साथ डिस्कस कर चुके हो। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है जो कह रहा है एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। प्रत्येक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, किसी को डेबिट करना है तो किसी को क्रेडिट करना है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग इक्वेशन वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप अगर बताना चाहते हो, देखो जरा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो that the assets and liability of the firm is equal and increase and decrease with equal amount। ये डेफिनेशन आपको समझ में तो आ जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। फिर भी जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है क्या। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बेटा बात सुनो, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 प्रकार के अकाउंट होते हैं, असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। और इसके अलावा हमारे होते हैं एक्सपेंस और इनकम, जिनको आप जानते हो कि वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। हम इन 3 की बात कर रहे हैं फिलहाल, असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे, अभी तो नहीं। देखो हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग में समरी तैयार करते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं। मैं आज आपको थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में बताता हूँ। ये देखो जरा, बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से आप लोग बनाया करोगे, असेट्स और लायबिलिटी। ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनता है, एक तरफ असेट्स होती हैं दूसरी तरफ लायबिलिटी होती हैं। इधर हम क्या लिखते हैं, सारी असेट्स, चाहे तो वो फिक्स्ड असेट्स हो चाहे वो करंट असेट्स हो। और इधर हम क्या लिखते हैं, एक तो कैपिटल और क्रेडिटर्स, या जिनको हम लायबिलिटी भी बोल देते हैं, लायबिलिटी। एक बात बताओ आप मुझे, ये जो बैलेंस शीट होती है इसका टोटल बेटा हमेशा इक्वल होता है। देखो ये तो है सारे डेबिट बैलेंस, ये हैं सारे क्रेडिट बैलेंस। डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। अगर मान लो तुम्हारे पास ये असेट्स कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए की हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी आपके पास कितने रुपए की होगी, 1 लाख रुपए की होगी। यानी कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मान लो आपके पास कैपिटल कितने की है, 70,000 रुपए की, तो आपके पास लायबिलिटी कितने रुपए की होंगी, 30,000 की आपके पास लायबिलिटी होंगी। यानी कि 1 लाख इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बोले असेट्स कितने की हैं, 1 लाख की,
लायबिलिटी कितने की है 30,000 की, और कैपिटल कितने की है हमारे पास में 70,000 की। तो ये कह रहे हैं कि हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, मतलब जितने की हमारे पास असेट्स हैं जस्ट उसके इक्वल हमारे पास लायबिलिटी और कैपिटल होते हैं। देखो अब ये कैपिटल या तो घटेगी या बढ़ेगी, लायबिलिटी या तो घटेंगी या बढ़ेंगी, असेट्स या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो असेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होगी तो हम उसको प्लस कर देंगे, डिक्रीज होगी तो हम उसको माइनस कर देंगे। कब? जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तब हम उसको प्लस कर देंगे लायबिलिटी में, और अगर डिक्रीज हो रही होगी तब हम उसको माइनस कर देंगे। सेम कैपिटल में होता है। अब सर ये असेट्स कैसे बढ़ेंगी, लायबिलिटी कैसे बढ़ेंगी, वो तो बेटा हमें तभी पता चलेगा जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक का, ठीक। इसके बाद में कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब कैपिटल कब घटेगी और कब बढ़ेगी? तो जितने भी आप बिजनेस के अंदर एक्सपेंस करते हो या जितनी भी आप इनकम जनरेट करते हो, इन सब का जो नेट इफेक्ट होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होता है वो किसका होता है? इंडिविजुअल जो मालिक है उसका होता है, और उस प्रॉफिट की वजह से मालिक की कैपिटल को हम बढ़ा देते हैं। जैसे किसी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, आपने पूरे साल में सेल करी, यानी कि रेवेन्यू कितने की आपकी 5 लाख रुपए की, और आपके एक्सपेंस है 3 लाख रुपए के। तो आपने क्या काम करा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू 2 लाख रुपए, यानी कि क्या? प्रॉफिट। देखो मैं दिखाता हूं आपको, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये कितना है? मान लो 5 लाख रुपए की आपकी रेवेन्यू है, 3 लाख रुपए के आपके एक्सपेंस हैं, तो आपका प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? 2 लाख रुपए का। मालिक ने कितनी कैपिटल लगा रखी है? मालिक ने कैपिटल लगा रखी है 10 लाख रुपए की। अब बताओ जो प्रॉफिट बिजनेस में कमाया, क्या उससे मालिक की कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल। जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उसको आप कैपिटल में ऐड कर दोगे, यानी कि कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए। तो आपकी कैपिटल कैसे बढ़ेगी? प्रॉफिट से बढ़ेगी। लेकिन हमें प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, हम क्या करेंगे? हम इस कैपिटल में रेवेन्यू को तो प्लस कर देंगे और एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो आप सोच के देखो, अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो आपने 5 लाख की रेवेन्यू प्लस करी, कितने हो गए? 15 लाख। फिर आपने 3 लाख के खर्चे माइनस कर दिए, कितने हो गए? 12 लाख। तो अल्टीमेट प्रॉफिट ऐड हो गया ना। तो जो भी हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंस होंगे हम उनको प्लस और माइनस कर देंगे, किसमें? कैपिटल में, ठीक। इसी के बेस पर अब आप डिफरेंट तरीके की इक्वेशन बना सकते हो। वैसे तो मेन इक्वेशन यही होती है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बट फिर भी अगर आप कोई और नई इक्वेशन जनरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या है? असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। क्या दिक्कत है? आप ऐसे बोल दो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। तो देखो ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स। या फिर आप क्या कह सकते हो, देखो लायबिलिटी कितनी है हमारे पास? 30,000 रुपए की, कैपिटल कितनी है? 70,000 की, असेट्स कितने की है? 1 लाख की। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो, असेट्स 1 लाख माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो देखो जरा, कैपिटल या फिर या आप क्या करो, कैपिटल निकालने के लिए असेट्स कितने की है? 1 लाख की। तो 1 लाख की असेट्स में से आप ये 30,000 माइनस कर दो, तो एक नई इक्वेशन बन गई। आप जैसे मर्जी बना लो। तो कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करें? असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें, यानी कि 1 लाख की असेट्स है, 30,000 की लायबिलिटी है। अगर मैं इस 1 लाख में से 30,000 माइनस कर दूं तो कैपिटल कितनी बचेगी? 70,000। दूसरी क्या है? लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। वही बताया ना मैंने, असेट्स में से आप कैपिटल माइनस कर दो तो लायबिलिटी आ जाएगी, यानी कि लायबिलिटी निकालने के लिए आप असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो। तो मतलब आपका मन है, आप इक्वेशन को जैसे बोलना चाहो वैसे बोल सकते हो। बाकी मेन इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, अच्छा एक बात मैंने यहाँ और लिखी है, ए ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आप बिजनेस में करते हो, सेल, परचेज, असेट्स खरीदना, असेट्स बेचना, कोई भी खर्चा करना, कोई भी इनकम जनरेट करना, एवरी ट्रांजैक्शन, ए ट्रांजैक्शन में अफेक्ट, उसका जो प्रभाव होता है
ईदर बोथ साइड, यानी कि डेबिट में भी क्रेडिट में भी कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटेगा जरूर, ऑफ द इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन है, एक साइड ये है इक्वेशन की, दूसरी साइड ये है, ये आपका बीच में इक्वल का साइन है। किसी भी ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा, असेट्स में भी होगा, लायबिलिटी कैपिटल में भी होगा। कई बार क्या होता है असेट्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लायबिलिटी और कैपिटल में ही इफेक्ट हो रहा है केवल, तो ऐसा भी हो सकता है। इधर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड इफेक्ट होगा बाय द सेम अमाउंट और वन साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये जरूरी नहीं है दोनों तरफ उसका प्रभाव पड़ेगा, इधर और इधर दोनों तरफ पड़ सकता है, या केवल इधर भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है, या केवल असेट्स में भी उसका इफेक्ट पड़ सकता है। सर कैसे पड़ेगा, इसके लिए फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस का हमें वेट करना पड़ेगा, तब हमें बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो ये मैंने बताया कि किसी भी ट्रांजेक्शन का जो अफेक्ट होता है वो दोनों तरफ हो सकता है या एक तरफ भी हो सकता है, बोथ साइड भी और वन साइड भी। अच्छा जी, अब जो ये कुछ असेट्स और लायबिलिटी है इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो असेट्स दो प्रकार की होती हैं, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स, और लायबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। अब जो हमारे पास में असेट्स जैसे ये है हमारे पास बैलेंस शीट में फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड असेट्स क्या है, ऐसी असेट्स जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करते समय आप बिल्डिंग खरीदते हो, प्लांट खरीदते हो, मशीनरियाँ खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, गाड़ियाँ खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, तो क्या आप इनको कभी भी खरीद लेते हो कि चलो जी आज एक कंप्यूटर खरीदा फिर एक कंप्यूटर खरीद लिया, आज एक बिल्डिंग खरीदी फिर एक बिल्डिंग खरीद ली? नहीं भैया, ऐसा नहीं करते हम कि आज बिल्डिंग खरीदी बेच दी फिर खरीद ली, बेच दी फिर खरीद ली। नहीं, कोई भी चीज़ जब हम ये लेते हैं ना तो लंबे समय के लिए लेते हैं, लॉन्ग रन के लिए, कम से कम कह सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा के लिए। बिल्डिंग तो हम ले लेते हैं तो 20, 25, 30, 50 साल की छुट्टी हो जाती है, फर्नीचर हम लेते हैं तो 5-7 साल की छुट्टी हो जाती है, प्लांट मशीनरी लेते हैं तो 5-7 साल की छुट्टी हो जाती है। कहने का मतलब ऐसी एसेट्स जिनको आप लॉन्ग रन के लिए खरीदते हो, यानी कि कम से कम 1 साल से ज़्यादा के लिए, ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। कुछ हमारी करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट्स जैसे कि आपने गुड्स खरीदे, स्टॉक आपके पास में है, तो स्टॉक क्या आप 2, 4, 5 साल रखने के लिए खरीदोगे? नहीं, आप उसको क्या कर दोगे, बेच दोगे, तो यानी कि वो 1 साल के अंदर अंदर बिक जाएगा। आपके डेटर्स होते हैं जिनको आप उधार माल बेचते हो, तो क्या आप ये सोच के उनको उधार माल बेचते हो कि 2-4 साल बाद पैसे मिलेंगे? नहीं, आप ये सोचते हो कि 2-3-4 महीने बाद ही हमको पैसे मिल जाएंगे। तो ये ऐसी एसेट्स होती हैं, हमारी करंट एसेट्स होती हैं। तो ऐसी एसेट्स विच कन्वर्ट इन कैश विद इन 1 ईयर, वो हमारी करंट एसेट्स है, और जिनको आप यूज करने के लिए बिजनेस में खरीदते हो वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर। फिक्स्ड एसेट्स भी 2 प्रकार की आप जानते हो उसके बारे में, टेंजिबल और इनटेंजिबल। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर, इंटेंजिबल गुडविल सॉफ्टवेयर कॉपीराइट ट्रेडमार्क पेटेंट। अगर हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय के लिए करते हैं। इसके बाद करंट एसेट्स, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये हमारे करंट एसेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। इधर आ जाओ आप। अब करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो आपको 1 साल के भीतर भीतर पे करनी है वो करंट लायबिलिटी होती हैं। ऐसी लायबिलिटी जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको 5-7 साल के लिए लोन प्रोवाइड कर देता है, तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। या आप अपनी कोई जगह गिरवी रख करके किसी से लोन ले लेते हो, जिसको मॉर्टगेज बोलते हैं, बंधक रख के कोई जमीन कोई आप लोन ले लेते हो, तो वो हमारे लॉन्ग रन के लिए होते हैं, तो वो हमारी नॉन करंट। नॉन करंट का मतलब ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए है। करंट लायबिलिटी जो 12 महीने के भीतर भीतर यू हैव टू पे, इसका मतलब हमारे पास करंट लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल हैं। बैंक लोन, मॉर्टगेज, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं। ये मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाया है, आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट कर लेना। फिर कल हम इसके क्वेश्चन करने जब स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ओके बेटा, आज के लिए हम यहीं रोकते हैं, बाय।